एक गिवन चार्ज बॉडी जिस पर पॉजिटिव चार्ज इसके नज़दीक अनचार्ज बॉडी लाए माइनस प्लस प्लस प्लस, यह बाउंड चार्ज है और यह फ्री चार्ज है, इंड्यूस्ड बाउंड चार्ज और इंड्यूस्ड फ्री चार्ज। दिस चार्ज इज कॉल्ड इंड्यूसिंग चार्ज। यह फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में इसी केस को आगे बढ़ा के जो अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी है, गिवन चार्ज बॉडी, इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी, अब अनचार्ज और न्यूट्रल बॉडी है। अनचार्ज्ड, इसको बाउंड चार्ज बोले, इसको फ्री चार्ज बोले, इंड्यूस्ड फ्री चार्ज, इंड्यूस्ड बाउंड चार्ज। सेकेंड स्टेप में इसको अर्थ कर दे या दूसरा कंडक्टर इससे कांटेक्ट में ला दे, यह चार्ज यह न्यूट्रल हो जाएगा अर्थिंग के कारण, इलेक्ट्रॉन लेकर प्लस माइनस जीरो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अर्थ से लेगा, अर्थ एक बहुत बड़ा रिजर्वर है फ्री मतलब इलेक्ट्रॉन्स का, और यहाँ पर चार्ज जीरो हो गया। यहाँ यह बॉडी कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड। यह सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में अर्थिंग वाले चीज़ को हम लोग क्या करें, डिस्कनेक्ट कर दे, इस कंडक्टिंग वायर को कट कर दे। अब क्या होगा थर्ड स्टेप का फिगर में, ये बॉडी रहने ही दिया जाएगा। अब इस पर माइनस माइनस माइनस, इसको हम लोग कट कर दिए, अर्थिंग को हटा दिए। अब ये दिए हुए चार्ज बॉडी को हम लोग हटा दें, ये कनेक्शन कट चुका है। तो अब ये थर्ड स्टेप था। फाइनल फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, व्हेन चार्ज बॉडी इज रिमूव्ड, चार्ज बॉडी is removed, given charge body is removed, then neighboring uncharged body, पास वाला uncharged body becomes negatively charged। मैं ये दिखाने का कोशिश किया कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के चार्ज बॉडी जो दिया हुआ है उसके बिना कांटेक्ट में आए हुए किसी बॉडी को हम लोग दूसरे बॉडी को अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। यह ड्यू टू इंडक्शन की घटना हो गई। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ क्या, इसका जस्ट उल्टा केस होगा, यह नेगेटिव चार्ज हो जाए, यहाँ पर यह प्लस या माइनस, फिर यह माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अर्थ में चला जाएगा, यह जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस बचेगा, यह माइनस था सोर्स चार्ज, यह बॉडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। यह इंडक्शन की घटना को मैं समझाया। अब मैं लिखा और एक फार्मूला मैं बताना चाह रहा था पिछले टॉपिक में, इससे जस्ट पहले मैं बताया कि Q0 सोर्स चार्ज है या इंड्यूसिंग चार्ज है और QI इंड्यूस्ड चार्ज है। इफ़ Q0 बराबर
इंड्यूसिंग चार्ज और सोर्स चार्ज QI induced charge, then QI बराबर Q नॉट इंड्यूसिंग चार्ज 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। अभी एप्सिलॉन आर टर्म को आगे, लेकिन अभी मैं कुछ बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ निगेटिव साइन होगा। निगेटिव साइन का मतलब है अगर गिवन चार्ज क्या है, पॉजिटिव है चार्ज बॉडी, तो हमारा इंड्यूसिंग चार्ज निगेटिव होगा। और अगर सोर्स चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज निगेटिव चार्ज बॉडी है तो हमारा इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा सो पॉजिटिव होगा, अपोजिट नेचर का। निगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑफ अपोजिट नेचर ऑफ source charge or inducing charge. This is inducing charge or this is induced charge. Here epsilon r is called relative permittivity or dielectric constant और स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। नया नाम सब है, सब रट जाना है, सब एक ही। एप्सिलॉन आर को इस 3 नाम से हम जानेंगे। इसको शॉर्ट में SIC बोलेंगे, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटर बताएंगे उसमें इसका चर्चा और आएगा। एप्सिलॉन आर इसके मटेरियल का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर यह एप्सिलॉन आर हम लोग डिफाइन कर दे थोड़ा सा, कूलम्स लॉ में फिर आएंगे तो लंबा चौड़ा बताया जाएगा। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, हेयर एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट इज absolute permittivity और permittivity of free space, permittivity of free space और vacuum। इसका वैल्यू सब याद रखने का है अपना। एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 इंटू 10 का पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। और एक दूसरी इकाई होगी जिसको फैराड पर मीटर बोलेंगे। पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में सैकड़ों बार आने वाला है, अभी फर्स्ट बार है, उसको समझाया। ये मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक है, मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक है, जो बताएगा कि इसमें कितना चार्ज डेवलप होगा, इंड्यूस चार्ज, आगे चल के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ये सब दिखाने का मीडियम और मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक बताएगा एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए परमिटिविटी बोलेंगे। अब इसको हम आगे साबित करके दिखाएंगे इस फार्मूला को, लेकिन अभी रट जाना है। निगेटिव चार्ज दिखाता है कि दोनों का नेचर अपोजिट होगा। अब यहाँ से हम लोग एक फार्मूला निकाले, किसके लिए, एप्सिलॉन आर के लिए। एक फार्मूला में बताया, रट जाए, परमिटिविटी ऑफ मीडियम बट्टा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गिव्स रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलेंगे। ये एक पहला फार्मूला मिला किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का। अब इसी से हम लोग आगे बात करते हैं। आगे पहले इतना को नोट कर ले और इसको हम मिटा के आगे बढ़ते हैं। R is unitless and dimensionless. Dimension of epsilon नॉट। अभी यूनिट के आधार पर लिखना सिखाते हैं, फिर आगे फार्मूला फोर्स ये सब के आधार पर कूलम्ब्स लॉ में। एप्सिलॉन 0 का यूनिट लिखे
कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर माइनस 2। कूलम्ब स्क्वायर तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, फोर्स के लिए तो एम एल टी माइनस 2, उसका एम एल टी माइनस 2 का पावर -1, और यह मीटर लेंथ एल का पावर -2 क्या होगा, m-1 l-3 t +2 t4 और a स्क्वायर। इसको फोर्स एप्सिलॉन r is unitless and dimensionless, but dimension of epsilon 0 is this much. Value of epsilon r for metallic conductor, epsilon r बराबर infinity, therefore qy बराबर -q0, 1 minus 1 by infinity, something by infinity 0, it means qy बराबर -q0। जितना इंड्यूसिंग चार्ज होगा उतना ही इंड्यूस्ड चार्ज होगा, बट ऑफ अपोजिट नेचर, बट ऑफ अपोजिट नेचर, या सिर्फ कंडक्टर में। नहीं तो ऑलवेज क्या होगा, एप्सिलॉन आर के वैल्यू पर डिपेंड करेगा इंड्यूस्ड चार्ज, लेकिन ऑलवेज इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा इंड्यूसिंग चार्ज से क्या होगा, कम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस देन इक्वल टू क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। इक्वल वाला साइन सिर्फ किसके लिए, कंडक्टर के लिए, मेटालिक कंडक्टर के लिए होगा, और दूसरे केस में सब में इंड्यूस्ड चार्ज कम होगा, किससे, इंड्यूसिंग चार्ज। इतनी बात जैसे बता दी। मैं बोल रहा था कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मास, देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज फ्रॉम इंड्यूसिंग चार्ज बॉडी टू इंड्यूस्ड चार्ज बॉडी, है ना। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र of charge and mass from inducing charge body to induced charge body। इतने बात जानने के बाद अब हम लोग एप्सिलॉन आर का वैल्यू वाटर के लिए लिखेंगे, लिख दिया जाए। फॉर वाटर एप्सिलॉन आर बराबर 81, जिसको हम लोग 80 लिख देंगे। फॉर एयर और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर बराबर 1, फॉर एयर और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर बराबर 1, फॉर केरोसिन ऑयल, फॉर केरोसिन ऑयल एप्सिलॉन आर बराबर 2। थोड़ा देख लेंगे, इस सबको चेक कर लेंगे थोड़ा वैल्यू सबको, वैसे सही है। फॉर केरोसिन ऑयल एप्सिलॉन आर बराबर 2, और सवाल जब आगे बनाएंगे तो उसमें एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया रहेगा कि किस मीडियम के लिए क्या होगा नहीं। अब आगे थर्ड प्रोसेस पे चला जाए। ये जान गए। अब इस इंडक्शन की सहायता से अब हम लोग एक डिवाइस है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, चाहे इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे, जो चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज को बताएगा, डिटेक्ट करके कि कौन सा चार्ज है बॉडी पर और कौन कितना अमाउंट है, कम या ज़्यादा कंपैरेटिव बताएगा, उसको इलेक्ट्रोस्कोप बोलेंगे। थोड़ी सी चर्चा में इलेक्ट्रोस्कोप का कर लूँ, तब आगे बढ़ता हूँ थर्ड प्रोसेस पर, कंडक्शन। या पहले कंडक्शन वाला ही बता देते हैं, तब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पर आते हैं। Charging by conduction। When a charged conductor is placed in contact
of uncharged conductor or uncharged conductor is connected by conducting wire, then uncharged conductor becomes charged with same polarity. प्लस बॉडी प्लस चार्ज बॉडी रहेगा कंडक्टर, दूसरा अनचार्ज है तो उस पर भी प्लस आएगा, उसी में से चार्ज क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो ट्रांसफ़र हो जाएगा विथ सेम पोलरिटी। ट्रांसफ़र और कंडक्शन ऑफ चार्ज takes place due to potential difference and after transfer of charge, after conduction of charge, both conductors are at same potential. दो बॉडी, एक चार्ज बॉडी और एक चार्ज कंडक्टर, दूसरा अनचार्ज कंडक्टर, अगर कांटेक्ट में ला दे, टच करा दे या कनेक्ट कर दे कंडक्टिंग वायर के द्वारा, तो चार्ज का कंडक्शन होगा, अनचार्ज बॉडी में चार्ज जाएगा, और यह चार्ज का ट्रांसफ़र कंडक्शन तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये फिर आगे की बात करेंगे कि आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफ़र हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का ट्रांसफ़र लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। कन्वेंशन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, जनरली हम लोग यही रटते हैं कि चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्ज कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग लॉ बोलेंगे, कन्वेंशन बोलेंगे। तो इतनी बात जान गए। अगर दो कंडक्टर है, दोनों का रेडियस क्या है? आर है, इस पर चार्ज क्यू दिए, या अनचार्ज कंडक्टर है, इसको जोड़ दिए, तो जोड़ने के बाद क्या होगा? पहले तो इनिशियल कंडीशन यह है, इनिशियली यह है कंडीशन, बाद में दोनों को हम लोग क्या जोड़ दिए? कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिए। आइडेंटिकल कंडक्टर है ए एंड बी। अब इस पर चार्ज क्या होगा? यह आर है, तो यहाँ Q/2, यहाँ Q/2, चार्ज सेम हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या है कि दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। आगे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, V बराबर Q/4πε0r। रेडियस सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो चार्ज भी दोनों पर बाद में क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। अगर रेडियस अलग अलग होगा, मान लो सेकंड एग्जाम्पल दे रहे हैं, यह फर्स्ट एग्जाम्पल था जब दोनों आइडेंटिकल साइज वाला कंडक्टर था, स्फेरिकल कंडक्टर है। या पोटेंशियल का फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, वो सब आगे देखोगे। यह रेडियस क्या? आर। यह रेडियस क्या चीज? टू आर ले ले,
अब इसमें शुरुआत में चार्ज मान लो कुछ है 60 कूलम, माइक्रो कूलम बोले, या माइक्रो कूलम लिखाना उसमें छोड़ दिए कि कूलम बड़ी इकाई होगी तो उसके लिए माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, पिको कूलम का बात करेंगे। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ हम लिखा देते हैं थोड़ा। या 2 है, या चार्ज कंडक्टर है, इनिशियल कंडीशन है। और सेकंड केस में क्या किए, इसको हम लोग कनेक्ट कर दिए कंडक्टिंग वायर से। अब दोनों पर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, अलग अलग होगा। इस पर ज़्यादा चार्ज आएगा, इस पर कम चार्ज, या रेडियस इसका क्या है, कम। अब यहाँ देखो इनिशियली हो गया, व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, पहले इतना लिख लो तब इसको फिर मिटा के। When they are connected by conducting wire, then they become at same potential. If Q1 and Q2 be the charges on two conductors after conduction, then Q1 by 4πε0r फर्स्ट वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए इसका चार्ज Q2 अपॉन 4πε0, इसका रेडियस 2r, 4πε0 4πε0 कैंसिल हो जाएगा। ये फार्मूला कहाँ से आया, सब आगे पोटेंशियल टर्म समझाए। फिर मैं बताऊं कि दो कंडक्टर है अलग, इसका चार्ज दिया हुआ है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज भी रहता तो चार्ज पोटेंशियल अलग अलग होगा तो दोनों पर क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज हो जाएगा। और चार्ज के कारण शेयरिंग तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो यहाँ पर ये 4πε0 r सब कैंसिल हो गया। Q2 बराबर क्या देख लिए हम लोग, 2Q1। अब टोटल चार्ज है क्या, इस पर पहले अनचार्ज बॉडी है यह, इस पर चार्ज 0 है तो टोटल चार्ज 60 माइक्रोकूलम है। हेयर Q1 प्लस Q2, आगे जस्ट अभी बताने जा रहे हैं चार्ज इज कंजर्व्ड, घटना से पहले का टोटल चार्ज बाद का बराबर होगा। Q1 प्लस Q2 बराबर 60 माइक्रोकूलम। Q2 के जगह 2Q1, 3Q1 बराबर 60 माइक्रोकूलम, इसलिए Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम एंड Q2 बराबर 40 माइक्रोकूलम। और भी केसेस बनाएंगे और भी सवालों में देखेंगे कि जब एक दोनों कंडक्टर को जोड़ देंगे तो चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यह चार्जिंग है बॉडी का, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने का तरीका है बाय कंडक्शन। टच करा दो या कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए। इंडक्शन में था विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, हम लोग बॉडी को चार्ज करते थे। ये 3 प्रोसेस जान गए हम लोग चार्जिंग का डिफरेंट। उसके बाद 3 और मैं बताया था, एक बताया था थर्मियोनिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन एंड फील्ड इमिशन। मैं बोला इसको मॉडर्न फिजिक्स में हम जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये सब बताएंगे तब की बात करेंगे, लेकिन इतनी बात समझ आ दी हम कि चार्ज किसी बॉडी पर किस किस तरीके से आता है, बाय रॉबिंग, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन। आगे की बात अब देखा जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस की बात करें। लेकिन उससे पहले मैं बोल रहा था गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप या इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में चर्चा कर दें थोड़ी सी। It is a device which is used to detect nature and amount of charge.
ऑन द चार्ज बॉडी। अमाउंट से सेंस है कंपैरेटिव, कम या ज़्यादा। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द चार्ज बॉडी। जनरली there are two types of electroscope. First, gold leaf electroscope. दूसरा बोलते हैं पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ी सी चर्चा है एनसीईआरटी में किसके बारे में, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। तो मैं बता देता हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, उसमें दोनों का एप्लीकेशन लेंगे, इंडक्शन का भी और कंडक्शन का भी। तो चर्चा कर ले गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सिंपल सा डिवाइस है, मेटालिक डिस्क है, इसमें एक रॉड लगा हुआ है मेटल का, जिसके नीचे गोल्ड का लीव्स, सोने की पत्ती, और इसको एक भेसल के अंदर सिलिंड्रिकल दिखाएं, इस तरह का दिखाएं, कोई दिक्कत नहीं, यह नॉन कंडक्टिंग चीज़ है। मेटालिक नॉब बोला जाए, मेटल का रॉड है। ये गोल्ड की लीव्स पत्ती। अब इसमें क्या करें, यह चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, अगर इसको कांटेक्ट में ना लाए, दूर में रखें, तो इंडक्शन की घटना होगी, और यहाँ क्या डेवलप होगा तो माइनस, और इस पर क्या डेवलप होगा तो प्लस प्लस, इंडक्शन के कारण। शुरुआत में कोई अनचार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप लिए, 3 कंडीशन हो सकता है, या अनचार्ज भी होगा और चार्ज होगा तो प्लस चार्ज के साथ और माइनस चार्ज के साथ। पहले अभी कंडीशन बताया कि जब इनिशियली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज है और मैं इसको टच नहीं कराया, चार्ज बॉडी को नज़दीक में लाया, और यह क्या कर गया, डाइवर्स करेगा। अगर पहले से प्लस चार्ज है तो यह ज़्यादा डाइवर्स करेगा, क्योंकि यह प्लस आया, यहाँ माइनस आया, माइनस इंड्यूस्ड हुआ और यहाँ पर प्लस होगा, तो पहले से प्लस जो था सो और बढ़ गया, तो दोनों प्लस प्लस और ज़्यादा क्या करेगा, रिपेल करेगा, मोर डाइवर्ज करेगा। अगर पहले से निगेटिव चार्ज था, अगर इसको ला दिए तो वह थोड़ा सा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो 3 कंडीशन होगा इस केस में, है ना, कि व्हेन अनचार्ज क्या कर, ये पॉजिटिव चार्ज लाए या निगेटिव चार्ज भी लाएंगे अनचार्ज के नज़दीक, तब भी वो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। लेकिन अगर यह पॉजिटिव चार्ज है पहले से गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को टच नहीं कराए हैं, बगल में लाए हैं, तो इंडक्शन के कारण यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वह क्या करेगा, डाइवर्ज। अगर सटा देंगे तो यह प्लस, यह भी प्लस 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 यहाँ तक आएगा, यह क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से हम लोग किसका पता लगाएंगे कि दिए हुए चार्ज बॉडी पर कौन सा चार्ज है, और उसका अमाउंट ज़्यादा डाइवर्स करेगा, ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा, कम डाइवर्स करेगा तो कम चार्ज होगा। इतनी बात इस इलेक्ट्रोस्कोप में, इसको डिटेल्स में अगले हम लेक्चर में बताने का काम करेंगे। अभी इस इलेक्ट्रोस्कोप में और भी बताएंगे, लेकिन अभी इसको रोक रहे हैं आज के लेक्चर को, और कल जो इससे पहले वाला सारा चीज़ आप घर पर बैठे स्टडी करेंगे, कहीं घूमने निकलना भी नहीं है इस लॉकडाउन में, आराम से इसको साथ को स्टडी करें, और कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टीज सब याद करके घर से अपने से आना है, और
आना नहीं है, मतलब घर पर ही पढ़ के आपको मनन करके रखना है। उसको हम बताएंगे कि एक्सरे का काम क्या होगा, अल्ट्रावायलेट का काम क्या होगा, वो ज़्यादा एनर्जी वाला चीज़ होगा। अगर मान लो इसी में एक्सरे दे देंगे तो क्या होगा, एक्सरे इंसिडेंट कराएंगे। एयर रहेगा तो एयर का मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो जाएगा एक्सरे के कारण, और अगर यह इवैक्यूएटेड होगा तब ये जो डायरेक्ट एक्सरे इस पर आएगा तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा और उसका डाइवर्जेंस बढ़ जाएगा। अगर यह पहले से क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है तो इस तरह का केस सब सीखना है, देखेंगे आगे। कल हम अगले लेक्चर में इसकी बात करेंगे, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करेंगे। तो चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ने चले हो, चार्ज इन मोशन बाद में पढ़ेंगे। चार्ज एट रेस्ट को ही इलेक्ट्रोस्टैट्स बोले हम लोग। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट वाला बात। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग पढ़े हैं, और मैं तुमको बताया कि चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रल एटम बोले, न्यूट्रल बॉडी बोले। अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज, डिफिशेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मास स्लाइटली इंक्रीज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब मास न्यूट्रल बॉडी के तुलना में मास क्या होगा, स्लाइटली रिड्यूस करेगा। ये सब बात बताए मैं। चार्ज स्पेसिफिक चार्ज बोले, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम बताए, चार्ज का सबसे लार्जेस्ट यूनिट फैराडे बताए। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम। ये सब पूरा आपको एकदम दिमाग में बैठा रहना चाहिए, रटा रहना चाहिए एकदम। सबसे छोटी यूनिट फ्रैंकलिन बताए। बेंजामिन फ्रैंकलिन वह साइंटिस्ट था जो अलजेब्रिक साइन ऑफ चार्ज दिया था, पॉजिटिव और निगेटिव। उसके बाद डूफे का नाम लिया। डूफे जो दिया सो क्या है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी को वाइट्रस बोला, निगेटिव चार्ज बॉडी को रेजिनस बोला, है ना। वाइट्रस हो गया पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, रेजिनस हो गया निगेटिवली चार्ज बॉडी। इलेक्ट्रिक सीरीज़ में बताया कि किसी दो को रब करोगे तो पहले उस सीरीज़ में जो एलिमेंट और सब्सटेंस आएगा वह पॉजिटिवली चार्ज होगा और बाद वाला निगेटिवली चार्ज। वो हम बताए कि पहले जिसका वर्क फंक्शन कम होगा वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इस वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के आधार पर हम लोग चार्जिंग का एक्सप्लेनेशन दिए, और सारी बात आगे बताएंगे, है ना। तो स्पेसिफिक चार्ज जाने, चार्ज पर यूनिट मास। हम लोग 4 बेसिक पार्टिकल की बात किए एक तरह से, एक इलेक्ट्रॉन के लिए, चार्ज पार्टिकल के लिए, फिर प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए और ड्यूट्रॉन के लिए। अब अपने मन में सोचो कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज सर क्या सिखाए, तो 2e। मास क्या सिखाए, 4 mp। हमने बोला अल्फ़ा बीटा गामा का चार्ट में बताऊंगा आगे, अभी वो आगे न्यूक्लियाई चैप्टर का चीज़ है, लेकिन अभी ही बताएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बताएं। तो इस तरह से आप पिछले पढ़ाई को आप घर पर बैठकर उसको स्टडी करेंगे, तब अगले लेक्चर को समझने में सुविधा होगा। अभी तक तो सिर्फ थ्योरेटिकल कहानी की तरह हम पढ़ाए जा रहे हैं। अब कूलम्स लॉ आएगा, चाहे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, अगले क्लास का अगले लेक्चर का मेन पार्ट होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, और उस प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर सवाल बनाने का सीखना शुरू करेंगे हम लोग। और तब कूलम्स लॉ सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सबसे ओरिजिन होगा कूलम्स लॉ। तो इतनी कहानी मैं बता दिया हूँ, इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा मन लगा के। किताब थ्योरेटिकल बुक भी आप कंटेक्ट में अपने रखेंगे, NCERT पढ़ेंगे और भी डिफरेंट बुक सब पढ़ेंगे तो फ़ायदा करेगा आपको। तो आज इतना ही तक मैं रखता हूँ, फिर अगले लेक्चर में मिलेगा, है ना। खूब पढ़िए, खूब खाइए, ठीक है। कल तक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में मैं बता रहा था। इसमें एक मेटालिक नॉब है, मेटालिक डिस्क है, जिसमें मेटालिक कंडक्टर रॉड लगा हुआ है मेटल का, और वहाँ नीचे में उसके 2 लिप्स बना हुआ है। गोल्ड लिप्स बोला जाता है, पुराने दौर में गोल्ड की पट्टी लगी रहती थी, और ये इसको एक वेसल के अंदर इनक्लोज किया गया हुआ, ये नॉन कंडक्टिंग चीज़। अगर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाए, यहाँ पर इंड्यूस्ड होगा निगेटिव चार्ज और यहाँ इंड्यूस्ड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर यह गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले से अनचार्ज है तो इस दोनों लिप्स पर प्लस प्लस आएगा और दोनों डाइवर्ज करेगा। अगर पहले से यह पॉजिटिवली चार्ज
रहा होगा या था, और तब इस तरह की घटना घटेगी, तब भी क्या होगा, डाइवर्ज करेगा दोनों पर, और ज़्यादा अमाउंट प्लस प्लस बढ़ जाएगा। कल चर्चा हो रही थी इसकी। और अगर भी निगेटिवली चार्ज होगा तो इसके अंदर का पॉजिटिव चार्ज यहाँ निगेटिव, यहाँ फिर पॉजिटिव, तो उसको न्यूट्रल करेगा और यह कन्वर्ज करते जाएगा लिप्स। तो हम लोग नेचर ऑफ चार्ज का पता लगा लेंगे। ज़्यादा डाइवर्ज करेगा, जल्दी कन्वर्ज करेगा, तो इस अमाउंट ऑफ चार्ज का भी पता चल जाएगा। अब थोड़ी सी चर्चा, अगर इसमें एक्सरे देंगे और इसके अंदर एयर भरा हुआ है, एक्सरे देने से एयर का मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड होगा। एक्सरे ज़्यादा एनर्जी वाला चीज़ है और वह क्या करेगा, आयोनाइज करेगा, तो यह क्या कर जाएगा, यह डिस्चार्ज होगा और कोलैप्स कर जाएगा इसका लिप्स। पहला पॉइंट, जब एक्सरे इंसिडेंट कराएंगे, एयर मॉलिक्यूल्स आयोनाइज्ड होगा, यह क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा इसका लिप्स, पास कर जाएगा, कन्वर्स कर जाएगा, कोलैप्स करके। अब अगर यह इवाक्वेटेड है, वैक्यूम क्रिएट कर दिए हैं और तब एक्सरे दे रहे हैं, तो एक्सरे डायरेक्ट इस दोनों प्लेट पर आएगा, दोनों लिप्स पर आएगा और यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा और यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और वह क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर इस पर पहले से पॉजिटिव है तो और ज़्यादा क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। निगेटिव है तो क्या होगा, पहले कन्वर्स करते जाएगा। निगेटिव है और यहाँ पर हम लोग एक्सरे दे रहे हैं तो यह इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, तो वह निगेटिव चार्ज घटता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि चार्ज जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर एक्सरे कंटिन्यूसली इंसिडेंट कराएंगे तो फिर से वह फर्दर क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज। थोड़ी भी बात समझ में आई। पहले अगर यह अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, या पॉजिटिव चार्ज डाले या निगेटिव चार्ज डालेंगे बगल में या सटा देंगे, कांटेक्ट में भी लाएंगे कंडक्शन के कारण भी, तब भी यह दोनों लिप्स क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। अगर या पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज लाएं तो डाइवर्ज करेगा। अगर पहले से या नेगेटिव चार्ज है तो यह क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा पॉजिटिव चार्ज वाले कारण। तो इसकी चर्चा कर दी हम। अब इसको खुद 4 लाइन इसके बारे में लिखना कि जब वैक्यूम था तब एक्सरे दिए तो क्या हुआ। एक्सरे ये सब हाई एनर्जी वाला चीज़ है। थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोला था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देयर आर 7 पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। RMIVUXY बोला जाए, फिर से इसको लंबा करके लिखा देंगे। यह R से रेडियो वेव, M से माइक्रोवेव, I से इंफ्रारेड, V से विजिबल, अल्ट्रा वायलेट। थोड़ी सी चर्चा हट के, अब इससे 4 से हट कर किस पर चला है, थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। इसमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का, सबसे कम गामा रे का, और एनर्जी ऑफ फोटोन सबसे ज़्यादा इस 7 पार्ट्स में गामा रे का। उसके बाद एनर्जी के बाद बोला जाए फ्रीक्वेंसी, न्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। मोमेंटम ऑफ फोटोन, सबसे ज़्यादा गामा रे के फोटोन का मोमेंटम होगा। और इस तरह का ये एरो दिखाने का मतलब है कि यह इंक्रीजिंग इस ऑर्डर में। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का। इस विजिबल में, विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को लाइट बोलते हैं, और लाइट का 7 कलर तो है वाइट लाइट में, विबग्योर बोलते हैं। ये पता है सबको, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें यह रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा। इसमें आगे पढ़ेंगे क्रिटिकल एंगल, 10th में भी पढ़ के आए लाइट में आप क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा किस कलर के लिए होगा, तो रेड के लिए होगा। क्रिटिकल एंगल C से लिखा जाएगा। C वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन वैक्यूम के लिए भी लिखते हैं। और फोकल लेंथ ऑफ लेंस, एक ही लेंस का फोकल लेंथ
अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। सबसे ज़्यादा रेड का होगा, सबसे कम वायलेट का होगा। यह ऑर्डर दिखा रहे हैं विजुअल लाइट में, ऑप्टिक्स में, इसको बताएंगे फिर से। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद डेविएशन ऑफ रे, सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट रे का होगा, सबसे कम डेविएशन रेड कलर का होगा। स्कैटरिंग एक टर्म पर आएंगे, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग वायलेट का और सबसे कम स्कैटरिंग रेड का। अब थोड़ी सी बात इसी में थोड़ा सा, ये जो विजिबल एक बाउंड्री हो गया, इसके ऊपर वाला लॉन्गर वेव कहलाएगा, नीचे वाला शॉर्टर वेव कहलाएगा, लॉन्गर वेव वाला लोअर एनर्जी वाला पार्ट कहलाएगा, और विजिबल से नीचे वाला जो होगा, जो शॉर्टर वेव है, वह हायर एनर्जी वाला होगा। तो एक्सरे, अल्ट्रावायलेट और गामा रे, सॉरी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे, ये सब जो भी इंसिडेंट करेगा। यहाँ एक्सरे की बात कर रहे थे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में, तो ये हाई एनर्जी वाला है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। ये सब रेडिएशन के इंसिडेंट होने से मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन अपने आप इमिट हो जाएगा, इजेक्ट होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और कुछ मटेरियल में जिसमें विजिबल लाइट होने पड़ने से भी क्या होगा, इजेक्शन, उसको स्पेशली फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वास्तविकता होगी इस चारों से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को दिखाएंगे। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, C बराबर न्यू लेमडा, C इज वेलोसिटी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज वेवलेंथ, वेवलेंथ। थोड़ा सा इसको मिटा ले, न्यू बराबर C बाई लेमडा, C का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका एक्चुअल वैल्यू होता है 299,792,458 मीटर पर सेकेंड। तब इसको अप्रॉक्सीमेट में इतना लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम बोला जाए। यह एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट भी बोल दें, इन वैक्यूम। एनर्जी ऑफ फोटोन, E बराबर h न्यू। Here h is Planck's constant, h is Planck's constant, h is Planck's constant, h बराबर 6.626 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ले जा सकते हैं, एच का, है ना, एच बराबर इतना। देयरफॉर ई बराबर एनर्जी ऑफ फोटोन बराबर न्यू के जगह C बाई लेमडा, एच C बाई लेमडा। यह h इंटू C इज कॉन्स्टेंट, E वेरीज 1 बाई लेमडा। इस चार्ट में वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेडियो वेव का, तो सबसे कम एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इतना बात जानने के बाद इसमें वैल्यू ऑफ HC याद रखोगे बाबू। तो वैल्यू ऑफ HC में कैलकुलेटेड वैल्यू है 12,400 अप्रॉक्सीमेट इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रम। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन, E = mc²।
E बराबर एच सी बाई लेमडा बराबर एम सी स्क्वायर, सी सी कैंसिल हो गया, एम सी बराबर एच बाई लेमडा, एम सी मोमेंटम ऑफ फोटोन, पी बराबर एच बाई लेमडा, एच तो कांस्टेंट था तो मोमेंटम ऑफ फोटोन पी वेरीज 1 बाई लेमडा बताए उस चार्ट में रमी भुक्सी वाले। रमी भुक्सी में बोला समझ में आया, सारे बच्चों को समझना है, रटना है। RMI रमी भुक्सी, VUXY जैसे भिवग्योर बोलते हैं शॉर्ट, उसी तरह रमी भुक्सी को याद करना है सातों को, पी वेरीज 1 बाई लेमडा, इस तरह की बात है। अब आगे हम थोड़ा सा और एक दो लाइन इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बोल दें जो आगे फ़ायदा करेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम C बराबर 1 बाई रूट ओवर म्यू नॉट इप्सिलॉन डॉट, where mu naught is called absolute permeability and epsilon 0 is called absolute permittivity। या मैग्नेटिक फील्ड के लिए आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आएगा, इसकी चर्चा कल भी की है। आगे मैं बोला इलेक्ट्रोस्टैट्स में बार बार इसकी बात आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्म, और मैग्नेटिक फील्ड वाले में बार बार म्यू नॉट का फार्मूला म्यू नॉट का जरूरत पड़ेगा। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कल को बता रहे थे इसके बारे में एप्सिलॉन 0। अभी फिर से इसका म्यू 0 का वैल्यू ऑफ म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हेनरी आगे पढ़ेंगे, इंडक्टेंस की इकाई कहलाएगी हेनरी। और दूसरी इकाई भी है इसकी टेस्ला, शॉर्ट में टी लिखेंगे, पूरा लिखें तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। एंड एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कल को लिखा है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर -2। दूसरी इकाई बोले थे इसका फैराड पर मीटर। ये सब वैल्यू डायरेक्ट बोर्ड के एग्जामिनेशन सब में पूछा जाता है, आपको याद रहना चाहिए। अब देखो ये C बराबर इतना लिखे, C इज़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेलोसिटी का डायमेंशन आता है LT-1। हम अपने सारे लेक्चर में क्या बोलेंगे, बार बार डायमेंशन किसी न किसी चीज़ का बोलते रहेंगे। डायमेंशन आपको आते रहना है, पूरे हर चैप्टर में हम लोग उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 होगा, तो डायमेंशन ऑफ 1 बाई म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट बराबर LT-1 बोला जाएगा। बिना बनाए बोल लेंगे डायरेक्ट, समय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार यह पूछा गया है, आगे भी संभावना रहेगी मेडिकल इंजीनियरिंग के एग्जामिनेशन। LT-1 याद रखने का चीज़ हो गया, ये वैल्यू याद रखना, अभी से बोलते चलेंगे, सवालों में इसका यूज़ करेंगे आगे चल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको मिटाने के बाद फिर से थोड़ी सी चर्चा कर दी, एक्सरे का ज़रूरत पड़ा अभी, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की बात कर ले थोड़ा। कोई वायर है, रॉड है, कंडक्टिंग रॉड, तो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ वाइज होगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरा, अगर कोई मेटालिक शीट है, कोई शीट है, कोई कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, तो चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर होगा, तो वहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया की बात करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे। और कोई क्यूबाइड है, सॉलिड सिलेंडर है, नॉन कंडक्टिंग है, पूरे में इंटायर में चार्ज बटा हुआ है, ये पूरे इंटायर वॉल्यूम में। कंडक्टर में ऐसा नहीं होगा, कंडक्टर में चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, तो वहाँ पर वॉल्यूम डेंसिटी की बात करेंगे। तो 3 टर्म आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में पहला टर्म आएगा लीनियर डेंसिटी,
ऑफ चार्ज। मैकेनिक्स में मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वहाँ मास पर यूनिट वॉल्यूम को जनरली डेंसिटी बोला जाता था। यहाँ पर मास डेंसिटी की बात थी, हुआ यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात है। चार्ज डेंसिटी को 3 कैटेगरी में लाए। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको हम लोग लैम्डा से लिखेंगे, सिंपल बात, चार्ज पर यूनिट लेंथ, is called linear density of charge। लैम्डा बराबर Q बाई एल, किस रॉड है जिस पर चार्ज Q है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ L है, तो चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर। इट्स डायमेंशन इज, चार्ज का डायमेंशन 80, मीटर के लिए L, तो 80 L इनवर्स। डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म, लैम्डा बराबर dQ बाई dl, छोटे लेंथ dl के लिए चार्ज dQ, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ dQ बाई dl। टोटल चार्ज निकालने का तरीका होगा, अगर चार्ज लैम्डा वेरिएबल होगा लेंथ वाइज चाहे किसी पड़ेगा, तो dQ बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू dl, टोटल चार्ज Q बराबर इंटीग्रेशन लैम्डा इंटू dl। लैम्डा इज द फंक्शन ऑफ L और x, जो भी है इसको लिखा जाएगा इस तरह से डिफरेंशियल फॉर्म में। अब दूसरा टर्म चले, या पहला टर्म लीनियर डेंसिटी, चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब लीनियर डेंसिटी की बात करेंगे। दूसरा है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल सिग्मा से लिख लिए। तो अब दूसरा टर्म सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया is called surface density of charge। सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा बराबर Q बाई ए रिप्रेजेंट्स एरिया, Q रिप्रेजेंट्स टोटल चार्ज। इन डिफरेंशियल फॉर्म सिग्मा इजकल टू dQ बाई dA, एरिया एलिमेंट के लिए, छोटे एरिया के लिए dA ds लिखा जाएगा, तो यहाँ dA लिखे, dQ बराबर सिग्मा इंटू dA, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस, Q बराबर इंटीग्रेशन सिग्मा dA, पूरे एरिया के लिए इंटीग्रेशन। हायर स्टैंडर्ड में बोला जाता है 2 बार इंटीग्रेट करना है, अगर dA बराबर dx इंटू dy, तो x और y के दोनों के साथ साथ, उसको लाइन इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल। एक बार इंटीग्रेट, 2 बार इंटीग्रेट एक ऑर्डर में, उस आपके 11th-12 के स्टैंडर्ड में उसकी बात करनी नहीं है, लेकिन तब भी इसको लाइन इंटीग्रल बोलेंगे, इसमें एरिया इंटीग्रेशन बोलेंगे। अब थर्ड टर्म, इसका यूनिट लिख लिया जाए जिस तरह उसमें लिखें, कूलम पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन फिर से बोलो 80, और मीटर स्क्वायर 80 L-2, तो ये इतना जान गए, यह सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा। अब थर्ड टर्म है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, थर्ड टर्म लिख लिया, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, रो से लिखेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम is called volume density of charge।
रो बराबर Q बाई वी। एक्चुअली भी पोटेंशियल के लिए लिखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, लेकिन अभी तक उस चर्चा को आगे लाए नहीं, इसलिए भी को हम लोग वॉल्यूम ही बोले। अभी यहाँ वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ज पर। इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। इट्स डायमेंशन इज ATL-3। अब इसी को फिर डिफरेंशियल फॉर्म में बोलेंगे तो क्या होगा? इन डिफरेंशियल फॉर्म आप जो नोट्स बनाओगे अपना सिस्टम में, ये तो बोर्ड पर मैं लिखते जा रहा हूँ कहीं कहीं कुछ कुछ कर, आप उसको सीक्वेंस में सब लिखते चलेंगे। इन डिफरेंशियल फॉर्म रो बराबर डी क्यू बाई वी डी वी, डी क्यू बराबर रो डी वी, टोटल चार्ज क्यू बराबर रो इंटू डी वी, इसके नीचे भी लिखा देंगे वॉल्यूम इंटीग्रेशन, इसके अंदर इसके नीचे एल लगा देते लाइन इंटीग्रेशन, और इसके नीचे क्या है इसमें सफिक्स में एरिया ए। तो यह ए लाइन इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल और या वॉल्यूम इंटीग्रल। उतना बात जानना है अपना। 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बॉडी में, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन 3 तरह का से बॉडी के साइज और डायमेंशन के हिसाब से बात करेंगे तो सबका यूनिट डायमेंशन जान गया। अब ये कहानी एक अलग तरह का चीज़ था। अब जो आने वाला है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। हम लोग सिर्फ चार्ज का डिफिनीशन लिखकर प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में भी चले आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग को सारी जानकारी की ज़रूरत है आगे के क्लासेस में, इसलिए सारा चीज़ डिटेल में बताने का कोशिश किया मैं, है ना। तो आप जो जो पढ़े हो कल इससे पहले उसको रिवाइज करते रहो हर हमेशा। मैं कल को इंड्यूस्ड चार्ज बताया था, याद है? याद होना चाहिए सारे बच्चों को। क्यू आई बराबर Q01 माइनस 1 बाई इप्सिलॉन आर। इप्सिलॉन आर का 3 नाम पढ़ाया था। मैं पीछे जा रहा हूँ, आगे अभी नहीं, आगे अब आने वाला टॉपिक होगा सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। इप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस बोले थे। इसके आधार पर यहाँ माइनस साइन का इस्तेमाल किए थे, यहाँ ओमिटेड निगेटिव साइन। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, लिख भी लेंगे आप साथ में अपना लिखते रहेंगे। यहाँ क्यू आई बराबर Q0 माइनस Q0 बाई इप्सिलॉन आर, यह देगा Q0 बाई इप्सिलॉन आर बराबर Q0 माइनस क्यू वाई, इप्सिलॉन आर बराबर Q0 माइनस क्यू वाई बाई Q0, उलट गलत, इप्सिलॉन आर Q0 Q0 माइनस क्यू वाई। मेरे को याद है कि याद तो है नहीं कि कल लिखा है, छूट गया लगता है, नहीं तो फिर से लिख लेंगे आप। इप्सिलॉन आर बराबर Q0 बाई Q0 माइनस क्यू वाई। इप्सिलॉन आर का अभी तक मात्र 2 फार्मूला में बताया, इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, और दूसरा अभी Q0 बाई Q0 माइनस क्यू वाई। आगे ढेर सारा इप्सिलॉन आर का फार्मूला निकालेंगे पूरे इलेक्ट्रोस्टैट्स में। आगे बढ़ा जाए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। सबसे ज़्यादा आप कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, उसी पर अब सवालों का दौर चलेगा, है ना। इसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। अभी से जस्ट अभी पढ़े हम लोग क्या चीज़, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड वॉल्यूम डेंसिटी। थोड़ा 1-2 सवाल पहले लीनियर डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी पर देख ले, और तब प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। चलिए सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। एक रॉड है जिसकी लंबाई x बराबर 0 से x बराबर l, मतलब टोटल लेंथ l है, और x डिस्टेंस पर इसका लीनियर डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है लैम्डा बराबर लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज एट डिस्टेंस x।
how much lambda 0 x by L, ये गिवन है। तो फाइंड चार्ज ऑन द रॉड, चार्ज ऑन द इंटायर रॉड, पूरे रॉड पर चार्ज ऑन द रॉड। अब बनाने का एक टुकड़ा लिए एट डिस्टेंस है x, कितने दूरी, कितना बड़ा टुकड़ा, तो dx, बहुत छोटा टुकड़ा। अब इस पर चार्ज क्या होगा, तो dq बराबर एलिमेंट, इस छोटे से एलिमेंट, बहुत सारे एलिमेंट्स में अब इस तरह का ढेर सारा बात सवाल सब आएगा कि यह रॉड है जो बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से बना होगा, स्ट्रिप से बना होगा। एक स्ट्रिप की कल्पना करेंगे x डिस्टेंस पर, कितने मोटाई का, dx का। अब उस पर चार्ज क्या होगा, तो dq बराबर लैम्डा इंटू dx। लैम्डा इज़ द फंक्शन ऑफ x बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पर चार्ज 0 हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ ही 0 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चार्ज इधर की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा, ये फार्मूला से कुछ दूसरा भी रिजल्ट होगा। इस तरह का सवाल सेंटर ऑफ मास इस सब में पहले बना रखे हैं। डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, लेमडा की जगह लेमडा इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एल एंड टू डी एक्स। अब टोटल चार्ज ऑन द रॉड, इंटीग्रेट करेंगे। अब वहाँ बार बार दोनों लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में मैं बोल चुका हूँ कि आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए। अब देखोगी जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। टोटल चार्ज ऑन द रॉड इज ऑब्टेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन लिमिट x बराबर 0 टू x बराबर है। स्ट्रिप 0 से लेके L तक एक्सटेंड है। यहाँ देख लो क्या होगा, लेमडा 0 बाई L इंटू एक्स डी एक्स। लेमडा 0 बाई L बाहर आएगा, x dx, लिमिट लगा दो 0 से L तक, है ना। लेमडा 0 L, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से L, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 0 से L तक। यह आना चाहिए सारे बच्चों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, x n dx, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। लिमिट बोलते हो a से b तक, a से b तक। यह एक्सेप्ट सारे जगह लागू होता है, n बराबर -1 को छोड़ के। इसको लिखा जाएगा b टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस a टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलते हैं। इस सवाल, इस फार्मूला को रिवाइज करोगे और करते चलो। तो यहाँ अपर लिमिट L है, लोअर लिमिट, तो लेमडा 0 L और L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 क्या होगा, लेमडा 0 L निकल गया यार। तो इस तरह का इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट आना चाहिए सभी जगह से। पहले से भी इस तरह का बहुत सारा सवाल बना चुके हुए फिजिक्स में 11th के स्टैंडर्ड में। तो इस तरह से फिर एक और सवाल ठोक दो, देखो कैसे क्या बताते हैं हम इसी पर। पहले इसको लिख लो तुम लोग। लेमडा 0 बाई L को बाहर ले लिए और रिपीट कर रहे हैं थोड़ा। x dx का इंटीग्रेशन इस फार्मूला के आधार पर पावर 1 से बढ़ जाएगा तो 1 है, तो 2 हो गया x स्क्वायर बाई 2 0 से L तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बोलेंगे। अपर लिमिट L है तो x के जगह L स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। लेमडा 0 बाई L बाहर था, L स्क्वायर बाई 2 बचा, इसमें ये कैंसिल होकर हाफ लेमडा 0 इंटू L। यह हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा, लीनियर डेंसिटी। यहाँ दो सवाल दिखाते हैं। प्रॉब्लम 2 लिख रहे हो, सॉल्यूशन देखेंगे इस कैसे बनता है। एक सेमी सर्कुलर वायर है, सेमी सर्कुलर रिंग है। यहाँ एक टुकड़ा है, कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, छोटा एंगल d थीटा। इसका उसमें लेंथ के हिसाब से क्या कर रहे थे, लीनियर डेंसिटी चेंज हो रहा था। यहाँ पर एंगुलर पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर लिख ले क्या, एट एंगुलर लेमडा बराबर लेमडा 0 साइन थीटा।
दिया हुआ है, गिवन है, लीनियर डेंसिटी एंगल पर डिपेंड करता है, लैम्डा 0 साइन थीटा, थीटा 0। अब क्वेश्चन भी समझो, यू फाइंड टोटल चार्ज ऑन गिवन सेमी सर्कुलर वायर, रिंग जो भी बोलोगे। अब यहाँ इसमें हमें निकालना है, थीटा 0 डिग्री के केस में चार्ज क्या होगा, साइन 0 0, थीटा 180 डिग्री वाला में भी 0, साइन 180 0। तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, पहले एक छोटे टुकड़े का निकाल कर और तब बात करते हैं। इसमें गिवन है यह आर रेडियस और यह लैम्डा जो है थीटा का फंक्शन है। अगर दिखाएंगे तो सारे जगह यहाँ 0 चार्ज होगा, उसके बाद प्लस प्लस बढ़ता जाएगा, है ना। 0 से 180 तक साइन का वैल्यू पॉजिटिव होगा। ये सब थोड़ा कंसेप्ट बनाओ क्या होना है यहाँ पर। तो ये सब जगह प्लस प्लस होगा, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक घटेगा, है ना, क्योंकि साइन थीटा 90 के बाद 180 तक जाते जाते फिर 0 हो जाना है, लेकिन पूरे में पॉजिटिव होगा। यह तुमसे पूछ सकता है कि इस रिंग पर कैसा चार्ज होगा, ऐसे ही इसको देकर तो पॉजिटिव चार्ज होगा पूरे इंटायर सेमी सर्कुलर रिंग पर। अब यहाँ हमको टोटल चार्ज निकालना है। एक छोटा टुकड़ा लिए, यह थीटा और डी थीटा है, तो ये जो होगा यह आर डी थीटा होगा। कहाँ से बाबू, इसकी लंबाई मान लो क्या है, डी एल है, डी थीटा बराबर डी एल बाई आर बोलते हैं, तो डी एल बराबर आर डी थीटा एज फ्रॉम फिगर, डी थीटा बराबर एल बाई आर पड़ा हुआ है, तो यहाँ एल के जगह डी एल लिखें, डी एल बराबर आर डी थीटा। इसलिए चार्ज ऑन द एलिमेंट, चार्ज ऑन एलिमेंट डी क्यू बराबर लेंथ हो गया डी एल और लेमडा, तो लेमडा इंटू डी एल, लेमडा की जगह लेमडा 0 साइन थीटा और डी एल के जगह आर डी थीटा, लेमडा 0 आर साइन थीटा डी थीटा। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो टोटल चार्ज ऑन द गिवन सेमी सर्कुलर वायर, क्यू बराबर लेमडा 0 आर कांस्टेंट बाहर ले ले, साइन थीटा डी थीटा, 0 डिग्री से 180 डिग्री में बोल रहे हैं इसलिए रेडियन में लेते हो अपन, 0 से पाई बोलते हैं। लेमडा 0 आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन, फिर आया वहाँ x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन याद, यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, तो माइनस कॉस थीटा और 0 डिग्री से 180 डिग्री, लेमडा 0 आर माइनस कॉस 180 डिग्री, अब माइनस माइनस अपर लिमिट माइनस प्लस हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, कॉस 180 डिग्री बराबर -1। ये सारा वैल्यू आपको याद रहना है भाई, है ना। तो लेमडा 0 आर माइनस -1 कॉस 0 1 या माइनस माइनस प्लस तो 2 होगा, तो 2 लेमडा 0 आर टोटल चार्ज होगा इस सेमी सर्कुलर वायर पर। यहाँ दोनों से पूरे पर प्लस प्लस था, यहाँ 0 से स्टार्ट होकर 0 तक आया, यहाँ तक मैक्सिमम। ये अलग थोड़ा सा है ना ग्राफ ये सब बनाया जा सकता है थीटा और चार्ज का, कहाँ तक क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है ना। चलिए आगे देखा जाए इस पर। इसका इसी सवाल को मैं बदल देता हूँ, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिखता हूँ, और तब सवाल क्या कैसे बनेगा सो देखना है, और उसमें क्या पॉइंट होगा। तो फिर से इसको लिख लें, तब हम इसी का दूसरा केस कर देते हैं। अब इसी में प्रॉब्लम थर्ड का हम लोग इसको बदल दे थोड़ा सा सवाल को, cos theta, find the total charge on given semi circular wire। अब यहाँ ध्यान दो, थीटा कॉस के फॉर्म में, कॉस
यहाँ मैक्सिमम होगा cos 0 1, 90 पर जाके 0 हो जाएगा, और 90 से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos। इट मीन्स अगर इसमें ऑब्जेक्टिव पूछे तो यहाँ तक क्या होगा, प्लस चार्ज होगा मेरे बच्चा, और इधर में क्या होगा, माइनस चार्ज होगा। cos 9 लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज निकालने का तरीका यही होना है। फ्रॉम फिगर डी थीटा बराबर या dl/r, चलिए dl बराबर r, चार्ज ऑन द एलिमेंट इतना, यहाँ पर साइन के जगह अब बदल गया सवाल में cos थीटा, लैम्डा 0 r cos थीटा d थीटा। अब यहाँ से टोटल चार्ज, तो यहाँ इंटीग्रेशन में cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा। अब यह साइन थीटा साइन 180 डिग्री अपर लिमिट, अब माइनस साइन 0 डिग्री, साइन 80 भी 0, साइन 0 भी 0, तो ये 0 माइनस 0 लिखाएगा, दैट विल बी 0। इट मीन्स टोटल चार्ज क्या होगा, 0 होगा। जितना हाफ में प्लस था उतना ही हाफ में क्या होगा, माइनस, और टोटल चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग पर। अब ऑब्जेक्टिव में आप क्या है, किसी तरह स्टेटमेंट तक टाइप का क्वेश्चन में बोलेगा हाफ पर पॉजिटिव, हाफ पर निगेटिव, टोटल चार्ज 0 होगा, तो एक से ज़्यादा आंसर वाला क्वेश्चन सब में ये सब काम देगा आप लोगों को। तो इतना समझ गए। अब एक सिग्मा वाला सवाल बना ले, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज वाला, और तब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पर आ जाते हैं हम। 4 में एक नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क, सर्कुलर डिस्क, और इसमें गिवन है इसका रेडियस तो क्या है, r है। स्मॉल r दूरी पर ये डिस्क में बहुत सारा एलिमेंट्री रिंग हो सकता है, जैसे प्याज का सलाद बनाते हो तो एक रिंग टाइप का सबसे छोटा रिंग, धीरे धीरे रिंग का रेडियस बढ़ते गया, तो बहुत सारा सेवरल कंसेंट्रिक रिंग से एक डिस्क बना हुआ मानते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू जो है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, उसका वैल्यू दिया हुआ है सिग्मा 0 इंटू r बाई कैपिटल R। यह सिग्मा फंक्शन है, यह गिवन टर्म है। फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, यह सिग्मा का वैल्यू है इस छोटे से एरिया पर। इसका थिकनेस dr लेंगे। अब सवाल पर आ जाए, ये सेंटर मान लो। अब यह एक एलिमेंट्री रिंग माने, बहुत सारे सेवरल रिंग्स से क्या बना हुआ, कंसेंट्रिक रिंग, सबका सेंटर ऊपर। तो अब सॉल्यूशन में क्या होना है सवाल में, चार्ज ऑन एलिमेंट्री रिंग dq बराबर, तो सिग्मा इंटू dA, सिग्मा के जगह सिग्मा 0 r बाई कैपिटल R। इसका भी मीनिंग क्या है, r बराबर 0, सेंटर पर कोई चार्ज नहीं, जैसे जैसे किनारे पर बढ़ेंगे तो चार्ज डेंसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा, है ना। सबसे किनारे पर चल जाएंगे, किनारे पर के घेरा पर तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R, तो सिग्मा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिग्मा 0 r बाई कैपिटल R इंटू dA के जगह, अब ये dA इसका एरिया, इस छोटे से रिंग का एरिया, रिंग, तो रिंग में चला 2 पाई r लेंगे तो सरकमफेरेंस हो गया, dr थिकनेस हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या लिखोगे, 2 पाई r इंटू dr। ये मटेरियल, इस रिंग के मटेरियल का एरिया लिए हम लोग, इसका पूरा एरिया नहीं, सिर्फ इसका एरिया, जो किसके बराबर होगा, सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस dr। तो 2 पाई r सरकमफेरेंस हो गया और dr। अब मेरा बच्चा लोग देखो, ध्यान दोगे, सारा चीज़ समझने का कोशिश करोगे, आगे इसी तरह का चीज़ मिलने वाला है। सिग्मा इंटू 2 पाई r, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, r स्क्वायर dr हो गया, r स्क्वायर dr। ये अब इसको इंटीग्रेट कर दोगे, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क, ऑन द डिस्क q बराबर 2 पाई सिग्मा बाई r बाहर इंटीग्रेशन से,
और इसका इंटीग्रेट करोगे आर स्क्वायर डी आर का, 0 से कैपिटल आर तक, 2 पाई सिग्मा बाई आर। फिर से बोलो, पावर 1 से बढ़ेगा क्या होगा, आर क्यू अपॉन 3, 0 से आर, 2 पाई सिग्मा इंटू बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में आर, तो आर क्यू बाई 3 माइनस 0, या 0 होगा तो 0। अब ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, एक आर से कट गया, इंटू सिग्मा, सिग्मा नॉट था ना ऊपर में, सिग्मा नॉट यहाँ छूटते चला है, सिग्मा नॉट सिग्मा नॉट सिग्मा नॉट। इस सब जानकारी है मेरे बच्चों, किसी भी लेटर में किसी भी सिंबल में 0 1 2 लगा रहे नीचे में, है ना, सब स्क्रिप्ट में, तो दीज आर कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट। तो यह रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरह का इंटीग्रेशन वाला चीज़ हम लोग समझे कि यह डिस्क है, बहुत सारे रिंग से बना होगा, एक एलिमेंट्री रिंग लिए, क्वेश्चन में ही दे दिया है कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज आर पर क्या है, फिगर दे के, और तब हम लोग टोटल चार्ज निकाले, इंटीग्रेशन प्रोसेस है। यह टॉपिक पर आ रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहला प्रॉपर्टी मैं लिखने जा रहा हूँ, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। दूसरा, सबको डिटेल में अब समझेंगे, अब समझते चलेंगे, सवाल सब बनाते चलेंगे। चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज कंजर्व्ड। फोर्थ, चार्ज इज एडिटिव। सबसे पहले चार्ज इज क्वांटाइज्ड पर चलते हैं, तब इस सब के बाद और सारा प्रॉपर्टीज है। चार्ज इज ट्रांसफरेबल, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफ़र होता है। कंडक्शन में भी देखे, प्लस चार्ज वाला बॉडी था, कंडक्टर था, दूसरा अनचार्ज कंडक्टर था, तो दूसरे अनचार्ज कंडक्टर में भी सेम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होगा। चार्ज का अमाउंट पहले पर घट जाएगा, उस पर 0 से कुछ बढ़ जाना अच्छा जाएगा। तो चार्ज इज ट्रांसफरेबल। लेकिन ये 4 प्रॉपर्टीज़, चार्ज का 4 प्रॉपर्टीज़ जो बेसिक है, उसके पर हम लोग अब चल रहे हैं। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होगा, तो डिस्क्रीट वैल्यू होगा, कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं होगा। अब ये तो क्लासरूम रहता है तो मैं समझाते रहता हूँ कि मेरे क्लासरूम में 50 बच्चा है, 55 बच्चा है, 45 बच्चा है, 40 बच्चा है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि साढ़े 40 बच्चा है ना, 45 बच्चा है, फ्रैक्शन में नहीं बोलते हैं। तो क्लासरूम का बच्चा इज क्वांटाइज्ड, नंबर ऑफ बच्चा स्टूडेंट्स जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा। तो उसी तरह चार्ज किसी बॉडी पर आया तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 4.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम उसको बोलेंगे मैथमेटिकल फार्मूला में, काम का चीज़ इतना ही याद रहेगा, Q बराबर प्लस माइनस एनी। जब बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तभी स्टेटमेंट की सबकी आवश्यकता पड़ेगी, नहीं तो डायरेक्ट Q बराबर प्लस माइनस एनी। प्लस का जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, माइनस का जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यह n इज़ व्हाट, तो n इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन। अब यहाँ से अब आगे बात करें हम लोग, तो पहले फिर से लिख दें, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज ऑन एनी बॉडी और पार्टिकल is integral multiple of electronic charge.
It is called charge quantization principle. Quantization principle. फिजिक्स में डिफरेंट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल आता है, थोड़ा थोड़ा चर्चा कर देते हैं सब के बारे में, लेकिन अभी चार्ज इज क्वांटाइज्ड. दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी is given as Q equal to plus minus any, where N is number of electrons lost or gained by the body. N बराबर 1 2 3 दिस. इसी को क्वांटाइज कहते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, चार्ज का क्वांटाइजेशन. Q बराबर प्लस माइनस एन. कभी कोई बोले किसी बॉडी पर कौन कौन चार्ज पॉसिबल है, अगर किसी बॉडी पर बोलता है Q बराबर प्लस 2E तो पॉसिबल है, Q बराबर 3.5E तो नॉट पॉसिबल, Q बराबर 10E माइनस 10E, इसका मतलब यह संभव है. यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है, यह इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है. सॉरी, यह इलेक्ट्रॉन गेन किया है और यह इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, इसलिए प्लस चार्ज है. तो यह इस तरह का चीज़ है, यह फ्रैक्शन वाला कभी पॉसिबल है नहीं. इतनी बात समझे. और अब आगे देखें इसी पर. अभी तो हम पहले इसको रोक कर हम आपको डिफरेंट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल 2-2 लाइन 3-3 लाइन करके चाहे थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं. सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया है. करंट बराबर चार्ज बाई टाइम. इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से लिखते हो, माइनस वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का. प्रोटॉन के चार्ज का वही ई से लिखते हैं, वो प्लस होता है. तो इन सारी चीज़ को आगे ध्यान में रखते हुए बात करते हैं. चलो भाई आगे देखो. क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल इन आवर फिजिक्स. अपने लोग के फिजिक्स में क्या क्या क्वांटाइज्ड होगा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, वो थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग. आज जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बताएंगे तो और उसमें आएगा सारी चीज. डिफरेंट क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. फर्स्ट एक तो हो गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड. अब इसके अलावे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. लाइट इज अ बंडल ऑफ फोटोन्स होगा. फोटोन इज द स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी. दैट पैकेट ऑफ एनर्जी, दैट क्वांटा ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन. एनर्जी ऑफ एक फोटोन का हम लोग बताए h न्यू, और n हो नंबर ऑफ फोटोन्स तो टोटल एनर्जी NH न्यू. h न्यू h न्यू h न्यू इस सब मिलकर टोटल एनर्जी के बराबर. तो एनर्जी इज क्या चीज़, क्वांटाइज्ड. किसके टर्म में, एक फोटोन की एनर्जी के टर्म में एनर्जी इज क्वांटाइज्ड बोला जाएगा. h क्या, h बोले तो प्लांक्स कांस्टेंट. h का वैल्यू याद रहना है ना, 6.626 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकंड में लिखाया था. इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला नहीं लिखा है, आगे लिखा देता हूँ फिर तो आगे हो जाएगा. एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. अगला एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is angular momentum of electron in an atom is quantized. एंगुलर मोमेंटम को MVR से लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के केस में. L वेक्टर एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P पढ़ा हुआ होगा. R पोजीशन वेक्टर था, P मोमेंटम. अब मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी. 90 डिग्री के केस में, सर्कुलर ऑर्बिट वाले केस में थीटा 90, साइन थीटा साइन 90, साइन 91. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन MVR. आप पढ़े हो बोर्स मॉडल. बोर्स मॉडल में एक स्टेटमेंट होगा कि ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिट्स आर पॉसिबल फॉर विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. MVR बराबर NH/2π. N इज नंबर ऑफ ऑर्बिट,
नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से भी जाना जाएगा। एम भी आर बराबर NH/2π। m is the mass of electron, v is the velocity of electron, r is the radius of the orbit, n is the number of orbit, h is Planck's constant। m भी r h/2π का मल्टीपल होगा 1 मतलब h/2π, 2h/2π, 3h/2π। हर एंगुलर मोमेंटम, हर वैल्यू एंगुलर मोमेंटम का नहीं पॉसिबल होगा, वह क्वांटाइज्ड होगा। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल सब फिजिक्स में आने वाला है। थर्ड है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ऑल्सो क्वांटाइज्ड बोला जा सकता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी तो वो करंट पढ़े नहीं, मैग्नेटिज्म पढ़े नहीं, लेकिन 10th में जो पढ़ के आए हुए हैं उसके आधार पर बात करो, है ना। चार्ज इन मोशन कॉन्स्टिट्यूट्स करंट। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा तो वह करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगा और लूप बनाएगा, और करंट कैरिंग लूप बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट और इट पोजेसेस मैग्नेटिक मोमेंट। और मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला लूप वाले केस में करंट इनटू एरिया, मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, एरिया के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। क्या है आगे और चर्चा होगी, बार बार मैं बोलता हूँ आगे चर्चा होगी। तो अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको आगे से जोड़ने का कोशिश करते हैं, आगे डिटेल्स में सारा एक्सप्लेनेशन देते जाएंगे। और अभी से लेकिन सारा चीज़ आपको क्या होना चाहिए, मेमोरी में होना चाहिए कि सर क्या बता रहे हैं, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल बता रहे हैं फिजिक्स में। अभी तो चार्ज इज क्वांटाइज से काम चलेगा, वहीं तक 2-4 लाइन जो Q बराबर प्लस माइनस से नहीं जाने वो उससे काम, लेकिन ये आगे की चीज़ थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए सबको। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन m से लिखेंगे, म्यूएल से लिखेंगे, करंट इनटू एरिया। करंट के जगह इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और टाइम लग रहा है पूरे सर्किल में, टाइम पीरियड t। तो करंट का फॉर्मूला करंट ड्यू टू रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E/t, और एरिया πr²। अब t के जगह 2πr/v, t इज टाइम पीरियड, t बराबर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। करंट स्टार्ट होगा, यही फार्मूला से करंट निकालना सीखेंगे, I बराबर E/t। ये सारा फार्मूला आने वाला है। और t बराबर टाइम पीरियड इंटू πr²। यहाँ पर t बराबर 2πr/v, v इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r इज रेडियस, तो रेडियस सरकमफेरेंस बाई स्पीड टाइम टेकन कंप्लीट साइकिल में। क्या होगा EV/2πr, स्मॉल भी बना दिया जाए, है ना। चलिए कुछ EV/2πr इंटू क्या चीज़ πr², यहाँ πr कैंसिल हो जाएगा, EV/2, यह मैग्नेटिक मोमेंट निकला, ये फॉर्मूला मिला। और एक अभी जस्ट हम लोग देखे हैं MVR बराबर NH/2π, वहाँ से इसको कंपेयर कर दें। यह एंगुलर मोमेंटम है मेरे बच्चों, एंगुलर मोमेंटम को PL से भी लिखते हैं, PL बराबर MVR। अभी उसका ज़रूरत है PL वाला, और इसका तो हम देखते EVR/2। अब आगे बढ़ा जाए, इससे आगे एज MVR बराबर NH/2π, इसलिए VR बराबर NH/2πm। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सफिक्स में E लगा दिया जाता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। और यहाँ इस VR और इसको कंपेयर कर दो भाई, m और म्यूएल EVR/2, इसको 1 इसको 2 कर दो, अब तब कंपेयर करें 1 और 2 को। रुको इसको आगे मिटा लेते। मेरा बच्चा क्या निकलेगा, m और म्यूएल बराबर VR के जगह दिस मच, तो उसका वैल्यू EH/4πm इंटू n। यह E यूनिवर्सल कांस्टेंट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन,
H Planck's constant, universal constant, mass of electron universal constant, this is constant, m varies in, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल है दिस वैल्यू का, कौन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आल्सो क्वांटाइज्ड। और क्या होगा, m और म्यू एल दोनों लेटर से, दोनों सिंबल से लिखा जाता है, इसको म्यू बी लिखते हैं इंटू एन, वेयर म्यू बी बराबर, हम आगे क्लास में आपको बार बार हम बोलते रहेंगे, है ना, क्लास में रहते तो हम बार बार पूछते रहते तब याद होता है। अब अपना या आपको ईमानदारी बरतना होगा कि सर ने जो जो वैल्यू लिखाया है वो हमारे को आज के बाद क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए, मेमोरी में रहना चाहिए। कोई याद रट रट के याद कर लेता है, कोई को एक बार देखा तो कुछ न कुछ टेक्निक से वो याद कर लेता है वैल्यू को। तो म्यू वी बराबर कितना, EH/4πm, वैल्यू सब पुट कर दोगे, एक्यूरेट वैल्यू 9.27 इंटू 10 का पावर -24, वैल्यू सब चेक करते रहो। होता है कभी कभी कुछ डिजिट इधर उधर हो लिखा जाएगा तो वो चेक कर लेंगे आप अपना, लेकिन ये सही है। 9.27 इंटू 10 का पावर -24, करंट के लिए एम्पियर, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। इट इज़ कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड बोर मैग्नेट्रॉन, बोर मैग्नेट्रॉन। और भी क्वांटाइजेशन आएगा, लेकिन 3-4 गो हम लोग जान गए। एक तो अपने के अभी इस प्रेजेंट चैप्टर में चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दूसरा क्या पढ़े, है ना, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब इट इज़ कॉल्ड, इसके लिए म्यू वी के लिए बोर मैग्नेट्रॉन। इसका डिफिनीशन होगा मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ an atom is called Bohr magnetron. याद रखना 9.27 इंटू 10 का पावर -3 का टेबल की तरह, 3 3 9, 3 9 27, 3 8 20। इस तरह बोले तो वो आपको एक बार में दिमाग पर जोड़ दोगे तो वैल्यू याद हो जाएगा। 9.27 इंटू 10 का पावर -2 in 1 है, फिज़िक्स में भी या वैल्यू केमिस्ट्री में भी वैल्यू आएगा। तो ये सारा चीज़ जाने। अब हम लोग लौटे, चार्ज इज क्वांटाइज्ड की बात कर रहे थे हम। क्वांटाइजेशन के आधार पर 3 गो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल और बोल दी। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मैग्नेटिक मोमेंट इज क्वांटाइज्ड। अब चले हम लोग चार्ज इज क्वांटाइज्ड पर डिफरेंट केसेस कैसे पढ़ते हैं, क्या है। सबसे फंडामेंटल चार्ज पर है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उसी के लॉस गेन से ये चार्ज होता है ये यार। लेकिन आज के डेट में कुछ और भी एलिमेंट्री पार्टिकल बना दिया है, क्वार्क्स, जो इलेक्ट्रॉन का भी फ्रैक्शन है, E/3 और 2E/3 इलेक्ट्रॉन के भी से छोटा चार्ज है। अब क्वार्क 2 तरह का होगा, अब क्वार्क डाउन क्वार्क कैसे क्या है सब, है ना। अब मैं सवाल नंबर लिखा दूंगा, NCERT का सवाल सब है ना, तो उसको अपने से बनाने का कोशिश करना, कॉपी किताब लेकर। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं आप।